Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 11 December, so let's get started. We are starting with The Hindu. Thereafter we will also look at Indian Express. वो आज का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा काम की चीज़ें हैं. नाउ अब कॉप समिट जो चल रहा है दुबई में COP28 इसका फाइनल डॉक्यूमेंट आने वाला है, तो वो जैसे ही आएगा तब हम उसको इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे. अभी सारी बॉल बाय बॉल कमेंट्री फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. ओके, ट्यूसडे तक आ जाएगा तो हम उसको देख लेंगे तब. नाउ इसके अलावा एडेप्टेशन. अब मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ. एडेप्टेशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होते हैं. ये मिटिगेशन यानी किसी चीज को रिवर्स करना, उसके इम्पैक्ट को कम करना. जैसे कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को सक करेंगे एटमोस्फेयर से और उसको स्टोर करेंगे रॉक कैवर्न्स में, ठीक है, ताकि हम मिटिगेट कर रहे हैं. एडेप्टेशन जब हम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको अडेप्ट कर सकें, उसके लिए तैयारी कर सकें. ओके, दैट इज एडजस्टमेंट इन इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम that countries must make in response to these and other anticipated climate effects. जैसे साइक्लोन आना ही है, ठीक है, तो उसको रोक तो सकते नहीं है, बट हम तैयारी कर सकते हैं कि कम से कम डैमेज हो. ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं उसके लिए. सी लेवल राइज हो रहा है, तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है वो क्या कर रही हैं, वो ऐसे एंकमेंट्स बना देती हैं फ्लड्स को रोकने के लिए, राइट. सो दीज आर एफर्ट्स ऑफ एडेप्टेशन. हमारे यहाँ हीट वेव्स आने के चांसेस हो जाते हैं आजकल. फरवरी के अराउंड पंजाब में हुआ था जैसे, ओके, तो उससे हमारी वीट की क्रॉप हुई थी. तो उसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बेटर क्वालिटी के हीट टॉलरेंट सीड्स यूज करेंगे. ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन, लाइक flood defenses, setting up early warning system for cyclone, switching to drought resistant crops, redesigning government policies and so on. ओके, तो ये जब फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा ट्यूसडे को, तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट इज विष्णु सिंह देव साई. तो ये बने हैं छत्तीसगढ़ के नए सीएम, और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एमपी के भी नए सीएम अनाउंस हुए हैं, विच इज मोहन यादव. ऑलराइट, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में, बट नाउ ही इज चीफ मिनिस्टर. चलिए आगे चलते हैं. नाउ सी दिस इज सीरियस केस. चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है हमारे यहाँ. हमारे यहाँ बहुत लॉज हैं बच्चों के प्रोटेक्शन के, वेमेन के प्रोटेक्शन के, उसके बाद भी यही प्रॉब्लम्स हो रही है. नो, यहाँ पे आप ये पढ़िए कि इसके साथ बच्ची के साथ क्या क्या है. शी इज जस्ट 13 ईयर. ओके, दे वॉज ए ओनर, नेम वॉज समथिंग शैला शर्मा समथिंग. ओके, ऐसा कुछ नाम था, कल की न्यूज में था, इस पेपर में नहीं मेंशन किया है नाम. नाउ लुक एट दिस. शी दिस child was held in captivity for over 5 months, sexually assaulted, burnt with acid by her employer. Okay, and this is the case of Gurugram, the so-called most developed city of India. Okay, it was in total violation of Child Labor Prohibition and Regulation Act. 13-year-old sexually abused, okay, by women employer and her two sons. Okay, तो अब देखिए सब कुछ है हमारे पास. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है हमारे पास, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है. ये सारे एक्ट में मैं आपको शॉर्ट नोट्स ये सब करवाऊंगा प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज में. अभी इसके साथ नहीं करा सकता वरना वो बहुत लेंदी हो जाएगा. ओके, एंड जस्ट होल्ड ऑन टिल 20th, उसके बाद हर चीज और ज्यादा डिटेल में की जाएगी, बट अभी थोड़ा सा वो रखिए. ओके, नाउ द एम्प्लॉयर बर्न द माइनर चाइल्ड विथ एसिड, thrashed her with hammer and rods, threatened to push her into prostitution. ये फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प हायर की थी इन्होंने एक बच्ची को सिर्फ 9,000 रुपए मंथ में, जो कि बहुत कम है. एंड शी वॉज बेसिकली फ्रॉम बिहार, एंड इवन आफ्टर 1 month they stopped paying her salary after first month. Brutality, sexual exploitation is high in domestic help jobs. This is akin to slavery. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स कि कितने भी लॉ आप हमारे यहाँ बना लो फिर भी उनके एनफोर्समेंट में इश्यूज हैं अभी भी, राइट. और मोस्टली ये क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली ये सब चीजें अनऑर्गेनाइज चल रही हैं. आप बिहार से झारखंड से बच्चियों को ले आए एज अ सर्वेंट हाउस में काम करवाने के लिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, पुलिस चेक नहीं है. जबकि होना क्या चाहिए, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एंड पुलिस और वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वर्क करें, दे शुड बी अलाउड टू विजिट एटलीस्ट एवरी मंथ. एक विजिट उनके साथ जरूर होनी चाहिए ताकि वो अपने कंसर्न्स ग्रीवांसेस उनके सामने रख सकें. ये ऐसी बहुत सी चीजें. बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट इफ विमेन एम्प्लॉय वाज डूइंग दिस, और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं विमेन पॉलिसी मेकिंग में आएंगी, विमेन एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल इश्यूज एंड सो ऑन. बट नाउ दीज थिंग्स आर रियली हार्ट ब्रेकिंग.
एनीवे आपके एग्जाम के काम का नहीं था, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि इतने सारे रूल्स होते हुए, इतने सारे लॉस होते हुए भी ये चीजें एज इट इज होती जा रही हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले एक एयरलाइन पायलट थी, शी वाज आल्सो लेडी, ओके, नोएडा का केस था। उसने भी बच्ची की स्किन जलाकर पूरी बर्न कर रखी थी, शी यूज्ड टू बर्न द किड। सो इट्स नॉट अबाउट मैन वर्सेस वेमेन, बट समथिंग अबाउट कि लोग इनसेंसिटिव हैं। लेट्स मूव ऑन। सी लुक एट दिस, यूजीसी। यूजीसी का काम क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रेगुलेट करना, प्रॉपर तरीके से उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज फंक्शन कर रही है या नहीं। नो सी, यूजीसी ने क्या बोला यूनिवर्सिटीज को? इट आस्क्ड यूनिवर्सिटीज टू सेट अप ए सेल्फी पॉइंट where students could take their own photographs against backdrop of PM Modi's photo। ओके, हर कॉलेज में सेल्फी पॉइंट बनाइए, बैकग्राउंड में पीएम मोदी के फोटोज होंगे एंड बच्चे वहां पर सेल्फी ले पाएंगे। इसी को फॉलो करते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी यही कह दिया, सिमिलर सेल्फी इनिशिएटिव ऑन कैंपस ऑफ हायर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन विद चीफ मिनिस्टर। आई मीन क्या बोले यार, अब समझ जाओ। आपको काम ज्यादा करना चाहिए, नौटंकी कम, बट कुछ और ही हो रहा है। नाउ हियर मिस मायावती, इन्होंने अपने नेफ्यू को अपना नेक्स्ट सक्सेसर घोषित किया। नाउ दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, द पॉलिटिक्स हैज बिकम ए क्लब ऑफ रिच एंड डायनेस्टीज। और इसी वजह से जब हम लोग अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा ओके, मोतीलाल नेहरू was succeeded by Jawaharlal Nehru, that was one case, but other than that there was like a fresh talent was always coming in freedom movement। देखिए, बट ये जो फ्रेश टैलेंट है ना, न्यू टैलेंट, इसके लिए रास्ते बंद कर रखे हैं हमारे खुद के पॉलिटिशियन से। एक तो या तो आप रिच होइए, ठीक है, राज्यसभा में सीट आपको डायरेक्ट मिलती है, और या फिर आप किसी डायनेस्टी से आइए, अदरवाइज फिर आप स्ट्रगल करते रहिए 60 ईयर्स तक, तब जाकर आप कहीं पहुंचेंगे। और हर कोई पीएम मोदी नहीं बन सकता ग्राउंड लेवल से उठ के, राइट, बट दीज इश्यूज, ये जो है ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा। इवन अगर आप राज्यसभा के मेंबर्स दिखेंगे ना, इट हैज जस्ट बिकम ए क्लब ऑफ द रिच पीपल। आपके पास पैसा है। अभी कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ रेट पड़ी 300 करोड़ समथिंग निकले हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका झारखंड से कोई वास्ता नहीं था, दे वर हैविंग बिग बिजनेस इन मुंबई, बट उनको नॉमिनेट करवा लिया जाता था झारखंड से एज अ राज्यसभा मेंबर। एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज बिकॉज अटल बिहारी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करके ये जो रिक्वायरमेंट थी कि आप जिस सीट से, जहां से राज्यसभा वोटर बनना चाहते हैं, जहां से आप राज्यसभा मेंबर बनना चाहते हैं, उस स्टेट में आपको वोटर होना जरूरी है। ये जो रिक्वायरमेंट थी, इसको डिसमेंटल कर दिया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने ये प्रोविजन लाया था? ठीक है, लाइक मिस्टर मनमोहन सिंह यूज्ड टू कम फ्रॉम असम, राइट, दो ही मैं बी ए वोटर इन पंजाब। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया था? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फ्यूचर ग्रोथ। अब देखिए, इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ की जब हम बात करें, पहले तो ये देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। सो 2023-24 में वी आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7%, राइट। इवन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि इंडिया में ग्रो एट 6.3%, बट हमारा आरबीआई कहता नहीं 7% से ग्रो कर जाएंगे। और पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि क्वार्टर 1 में 7.8% की ग्रोथ हुई है, क्वार्टर 2 में 7.6% की। आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया कैन ग्रो अप विद 6.3% फॉर नेक्स्ट 3 years, ओके, एंड इट मे जंप फ्रॉम 5th to 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे डीग्लोबलाइजेशन। सभी कंट्रीज थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट वे में जा रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं एक दूसरे पर। ओके, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास वॉर, इसने ऑयल प्राइसेस पर असर डाला है, और रशिया यूक्रेन वॉर ने फर्टिलाइजर्स पर असर डाला था। क्रिएटेड ए क्लाइमेट ऑफ सैंक्शन, रशिया पर सैंक्शन लगाए गए, स्विफ्ट मैकेनिज्म जो उसको बाहर कर दिया गया, तो उसकी इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो पे करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसने भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड ओवर उस पर ब्रेक लगाया। Disruption in international settlements due to non-access to systems like SWIFT. Okay. World real GDP growth has also fallen and reduced demand for global exports. और इंडिया के भी एक्सपोर्ट्स में कमी आने का यही रीजन है कि वर्ल्ड ओवर ही डिमांड कम हो रही है। Okay. Then reduced dependence on imported petroleum due to supply uncertainties and price volatility. इंडिया चाहता तो है कि हम अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करें पेट्रोलियम सेक्टर में, बट कैसे करें? क्योंकि हमारे पास उतने रिजर्व्स नहीं है।
और जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेजी से कर रहे हैं अपना, तो उतनी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की और क्रूड ऑयल की। नो सी, डोमेस्टिक सेविंग्स ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो आपकी कंट्री की ग्रोथ को ड्राइव करता है। एक टाइम पर ये जो हमारी सेविंग्स हुआ करती थी, इट यूज्ड टू बी एज हाई एज 36%। अब आपके पास सेविंग हुई तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर बॉन्ड्स खरीदोगे, या गवर्नमेंट के किसी स्कीम में एनरोल होकर आप फिक्स डिपॉजिट करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट करोगे। तो अल्टीमेटली क्या है, जो हाउस होल्ड सेविंग्स कहते हैं, जिनको हम आप और हम जैसे लोग जो सेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बैंक में भी अगर रखा है तो बैंक उसको लोन के फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन को देगा और इंडस्ट्रीज और ग्रो करेंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी हाउस होल्ड सेविंग थी, ये जितनी हाई होती है उतना पोटेंशियल अच्छा होता है हमारी इकोनॉमी को ग्रो होने का, ओके। लेकिन ये जो थी, अब जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए गए, फॉर एग्जांपल जीएसटी में तो खैर अभी आता नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या था, पहले डीजल पे 3 रुपीज 3 रुपीज ड्यूटी लगती थी, पेट्रोल पे अप्रोक्स 9 रुपीज, ओके। इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको कर दिया 27 रुपए, और डीजल पे कर दी 32 रुपए, ठीक। अब ये जो इतना डिफरेंस आया, 9 से सीधे 32 एंड 3 से सीधे 27, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस, उससे क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े, राइट, हैवी टैक्सेशन की वजह से। और इससे आपकी जो मंथली सेविंग्स होती थी उस पर इंपैक्ट हुआ, और आपकी सेविंग्स कम होती चली गई। तो उसी तरीके से जो हाउस होल्ड सेविंग्स जिसे हम कह रहे हैं वो डिक्रीज हुई, और उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होता चला गया, क्लियर। तो दिस इज वन रीजन कि हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी ये 29% पे आ गिरी, जो कि कभी हुआ करती थी एज हाई एज 36। दिस इज वन फैक्टर। नाउ ये सब क्या होते हैं, ये मैंने आपको उस दिन समझा दिया था, मैंने एक वीडियो बनाया था आपके साथ, जीडीपी एस्टिमेशन, उसके कैलकुलेशन के सभी तरीके हमने देखे थे, ठीक है। आप अगर लिस्ट में चेक करेंगे, प्ले लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा ऊपर ही, ओके, कवर पेज पर ही हेडिंग में लिखा हुआ है जीडीपी एस्टिमेशन, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आईसीओआर क्या होता है, देखिए आईसीओआर ये है कि मुझे अगर सपोज मुझे आउटपुट 1 यूनिट जनरेट करना है, तो मुझे इनपुट कितना देना पड़ रहा है। सपोज कि मुझे 5 यूनिट इनपुट देना पड़ा, तब जाके मेरा 1 यूनिट आउटपुट निकल के आया, जो भी मैं बना रहा हूं, तो मेरा आईसीओआर क्या हुआ, हाई हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा आईसीओआर कम होता है, लाइक सपोज कि 2 यूनिट देकर ही मैंने ये 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया होता, यानी कि मेरा आईसीओआर हाई है, काफी एफिशिएंट है, बेटर है। तो आईसीओआर की जब भी बात आएगी, इंक्रीमेंटल इनपुट आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो, जब भी मेरी आईसीओआर की बात आएगी, तो याद रखिएगा कि आईसीओआर आपका जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा, मतलब अगर सिर्फ 2 यूनिट से मैं 1 यूनिट बना पा रहा हूं, तो मेरी एफिशिएंसी बेटर होगी। अगर 5 यूनिट लग रहा है मुझे कोई सी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में, तो मेरा आईसीओआर बेकार है। तो हमें आईसीओआर को हाई नहीं रखना है, हमें कम रखना है अपनी आईसीओआर, ओके। आईसीओआर इज लोअर देन अचीवेबल ग्रोथ वुड बी हायर, ठीक है। सिर्फ 2 यूनिट से 1 यूनिट जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बनानी है, 5 यूनिट खर्च हो रही है अगर 1 यूनिट बनाने में, तो एफिशिएंसी बहुत पुअर है हमारी, ओके। नाउ अब चैलेंजेस क्या आएंगे कि मोर लेबर सेविंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से हमने बैंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस बनाया, ठीक है, तो उसने कितने सारे लेबर्स का जो मेहनत थी, जो टाइम था, उसको सेव किया। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ उससे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आएगी, बट एक टाइम सेविंग इनोवेशन की तरफ तो जा ही रहा है वर्ल्ड, और इंडिया उसमें पीछे तो रह नहीं सकता। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू पीक एट ऑलमोस्ट 70% in 2030, while its overall dependency ratio would be at lowest at 31%। अभी डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो वो, एक तो 15 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन फादर, एंड 65 से ऊपर के ओल्ड पीपल, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो होगा, दिस वन एंड इसके आगे वाले, ठीक है, ये ऑल टाइम लो होगा इन 2030, ठीक है। और वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा होगी बाय 2030। सो हमें इन इनोवेशंस जो आ रहे हैं, जो लेबर सेविंग इनोवेशन आ रहे हैं, इनको भी अच्छे से हैंडल करना है कि एक नई तरह की जॉब्स क्रिएट करें ये, ना कि जॉब रिप्लेस कर दें। देन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ विल हैव टू बी हाई इनफ टू एब्सॉर्ब लेबर रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर पे हमारी इतनी पॉपुलेशन अभी डिपेंडेंट है, लेबर, ओके, वर्कफोर्स 45% ऑलमोस्ट। तो अब ऑब्वियसली बात है कि आप लेबर में आप ड्रोन की बात कर रहे हो, ठीक है, आप लेकर आई ये स्कीम, आप बहनों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनको देंगे कि वो ड्रोन पायलट्स वगैरह बने, ओके, मैकेनिक बने, वो ये सब कर पाए फर्टिलाइजर स्प्रे करने में, ठीक है। हार्वेस्टर्स ऑलरेडी आर देयर, ओके। कई एग्रीकल्चर मशीन्स आ गई हैं जो लेबर का काम सेव कर रही हैं। तो फिर ये जो पॉपुलेशन लेबर यहाँ से फ्री होगी एग्रीकल्चर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज उतनी तेजी से डेवलप हो।
और सिर्फ इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं जो इनोवेटिव हैं, ठीक है, मशीन यूज करें, नहीं, ऐसी इंडस्ट्रीज भी जो लेबर को एब्सॉर्ब कर सके, जॉब दे सके। अदरवाइज 2030 तक ये जो हमारा डिविडेंड इतना हाई होगा उसका करेंगे क्या हम लोग? Absorption of productivity enhancing technologies like artificial intelligence, generative AI would also add to overall growth. तो हाँ, ये ग्रोथ तो बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम हमारे जॉब सेक्टर के लिए एक चैलेंज भी बन के आएगा। इंडिया हैज कमिटेड टू सर्टेन टारगेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। ठीक है, तो हमने टारगेट रखा है नेट जीरो बनने का बाय 2070। हमने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसे हम कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल बेस्ड प्लांट्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स, ये सब हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के इनिशिएटिव्स हैं। फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी टारगेट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे पास हर साल स्लिपेज हो जाता है, ठीक है, ज्यादा खर्चा हो जाता है जितना कि हम सोचते हैं। तो हमें अपने फिजिकल डेफिसिट को 6% पे लाना होगा एंड डेट टू जीडीपी रेशियो 60% रखना होगा, ठीक है, और हाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अदरवाइज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि हम लोग जितना हमारा साल भर का जो रेवेन्यू आता है ना, उसको ऑलमोस्ट 60% तो पुराने जो लोन होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट लगता है वही चुकाने में चला जाता है। तो हमें डेवलपमेंट के लिए बचता है हार्डली 40%। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आपने अगर वो जीडीपी वाला लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो वो चीजें इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी, बट आई थिंक आपको देखना चाहिए। एनीवे यहाँ पे देखिए केस है, लिस्टिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट है। अब होता क्या है कि जब आपके पास कोई केस आया, सपोज, ठीक है, कुछ फाइल हुआ, तो वहां पर एक जज की बेंच बैठ जाएगी। पहले तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने हैं? 34, ठीक है। अलग अलग जजेस की बेंच बनाई जाती है, जैसे 3 जज की बेंच बना दी एक, ठीक है, 5 जज की बना दी, या 3 जज की कई सारी बेंचेस बना दी। और इंपॉर्टेंट केसेस 7 जज, 11 जज, 9 जज, ठीक है। और सबसे बड़ी बेंच अभी तक जो बैठी है वो है 13 जजेस की, केशवानंद भारती केस में। राइट, तो अलग अलग बेंच के सामने एक मैटर आता है, ये उसको सुनवाई करती है और फिर उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, कि चलिए इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब हो ये रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है, कि ये एलोकेट करेंगे कि केस किस बेंच के पास जाना चाहिए। अब उसमें हो ये रहा है कि कुछ केस ऐसे हैं जो एक बेंच जो ऑलरेडी सुनवाई कर रही है उससे लेकर दूसरी बेंच को दे दिया जाता है, ठीक है, और फिर उस बेंच, दूसरी बेंच से ऐसे जजमेंट आते हैं जो क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं ये तो फेवरेटिज्म वाली चीज हो गई है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम, तमिलनाडु के एक सीएम हुआ करते थे पलानी सामी, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। सी, देयर वॉज corruption charges against former Chief Minister E. Palanisamy in alleged state highway tender scam. Okay. Questioned the move to take the case from bench led by Anirudh Bose before which it was listed previously. अब इनके सामने ये केस लिस्ट हुआ था करप्शन का. Okay. Now, bench headed by Justice Trivedi, who was earlier the Pusain judge in Justice Bose bench, dismissed the case on December 8. लेकिन नाउ दिस इज सीरियस इशू कि जो केस ऑलरेडी एक बेंच के पास चल रहा है वो उससे लेके दूसरी बेंच को दिया जाता है और उसको डिसमिस कर देते हैं। तो देयर इज शॉर्ट की कहीं ना कुछ इसमें गड़बड़ है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो उनके सामने ये 2 लॉयर, एक प्रशांत भूषण है उनमें से, उन्होंने पेटिशन लगाई है कि इस मैटर में आपको देखना चाहिए। अब इस लेटर में इशू क्या रेज किया इन्होंने? फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ केसेस ऑलरेडी लिस्टेड एंड इन विच नोटिस वर इशूड बाय अ बेंच टू अनदर बेंच। दिस इज द फर्स्ट इशू कि नोटिस इश्यू किसी और बेंच ने किया था और आपने किसी और के सामने लिस्ट कर दिया है। सेकंड, वेदर ए केस कैन फॉलो ए प्यूसाइन जज व्हेन द सीनियर जज हु वाज हेडिंग द कोर्ट बिफोर व्हिच द मैटर वाज अर्लियर लिस्टेड वाज स्टिल अवेलेबल। एक सीनियर जज अवेलेबल है उस केस की सुनवाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आपने उससे लेकर दूसरी बेंच को दे दिया वो केस। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 आर साइलेंट एज टू पावर ऑफ द मास्टर ऑफ द रोस्टर टू कंस्टिट्यूट ए रोस्टर। इस पे साइलेंट है, इसीलिए ये सब मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और हमने कई केस ऐसे देख चुके हैं, जैसे जस्टिस मिश्रा जिन्होंने अयोध्या केस में जजमेंट दिया, ही वाज इमीडिएटली रिटायर्ड एंड सेंट टू राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, बायसनेस पर फर्क आता है इससे। अच्छा, ये जान लो जर्मनी का डेट ब्रेक रूल क्या है। इट सेट ए कैप ऑन हाउ मच गवर्नमेंट कैन बोरो टू फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट्स। इट रेस्ट्रिक्ट फेडरल गवर्नमेंट from running a fiscal deficit in excess of 0.35% of GDP। अब देखिए कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं, अगर आपका फिजिकल डेफिसिट इसके बियॉन्ड हो गया तो अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे सरकार को। हमारे यहाँ तो ये डेफिसिट कोविड के टाइम तो 9% तक चला गया था ना, आमतौर पर भी ये 4 से 5% के बीच रहता है, ठीक है। इन इफेक्ट इट प्रोहिबिट द कंट्री 16 रीजन्स फ्रॉम एनी डेफिसिट स्पेंडिंग व्हाटसोएवर। तो ये सिर्फ ये टर्म याद रख लीजिए, डेट ब्रेक रूल, ये जर्मनी से रिलेटेड है, ठीक है, उनके फिजिकल डेफिसिट से।
हम द हिंदू को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इंडियन एक्सप्रेस में मिलेंगी आपको। हाँ, यहाँ पर यूएस का एक न्यूज़ पोर्टल है, उसने कहा कि देखिए एक रिटन लेटर मिला है प्रॉपर, जहाँ पर इंडियन एक सेक्रेटरी के साइन भी हैं ये। ऑफिशियल ऑर्डर वाज साइंड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। और इन्होंने इस लेटर में क्या लिखा था कि थ्रेट ऑफ खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। इन्होंने लिखा था कि इन ये जो वेस्टर्न में बैठे हुए हैं खालिस्तानी टाइप के एलिमेंट, इनके साथ अच्छे से डील कीजिए। ओके, तो इंडिया ने कहा ये बिल्कुल बकवास है, फेक है, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, ऐसा कोई लेटर हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं गया था। नाउ स्विट्जरलैंड नॉर्वे अराइविंग फॉर डायलॉग ऑन ट्रेड। तो ये इसके बारे में हमें ये जानना है। these countries make up यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ओके, एंड दे आर आउटसाइड यूरोपियन यूनियन। तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए नेगोशिएट कर रहे हैं, दैट इज सेपरेट, ठीक है। ईयू के साथ हम लोग अलग एफटीए नेगोशिएट कर रहे हैं, यूके के साथ अलग कर रहे हैं। और ये जो कंट्रीज हैं, दीज 4 यूरोपियन कंट्रीज, दे मेकअप एफ्टा, ठीक है, यूरोपियन एफटीए एसोसिएशन, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। फोर नेशन है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं ये लोग। एंड हाँ, एक और बात, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी सिर्फ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन किया है, फुल फ्लेजेड सीसा साइन नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूएई के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ फुल फ्लेजेड नहीं हुआ है, सिर्फ अर्ली हार्वेस्ट साइन हुए हैं। नाउ दिस इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, विश्वकर्मा स्कीम किसके लेकर आए, ये जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, इन सब के लिए। ओके, तो इनको लोन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। The Vishwakarma scheme, launched in September 17, it received over 21 lakh applications. Okay, mostly, और ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दे आर प्रोवाइडिंग द स्किल अपग्रेड ट्रेनिंग टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए कर्नाटका से, देन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड देन फ्रॉम असम। 43% एप्लीकेशन आए टेलर से, दर्जी। 22% मैसन से एंड कारपेंटर से। 4% ईच फ्रॉम बास्केट मेकर्स एंड बार्बर्स एज वेल। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एमिड ए चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, क्रिएट एवेन्यूज फॉर मार्केट लिंकेज, ये ज्यादा जरूरी है, मार्केट लिंकेज। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, बट उनके पास उतना मार्केट अवेलेबल नहीं है। आज हरियाणा के फार्मर्स अगर सबसे ज्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास दिल्ली का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत होती है। यही सेम चीज दूसरे स्टेट्स में भी शायद कोई फार्मर ग्रो करना चाहता है, बट मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड। उसी तरह छोटे उसी तरह कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट उनके लिए मार्केट होना जरूरी है। जैसे आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन, आप लोग बुक शेल्फ खरीदते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसी ही कुछ बुक शेल्फ बैम्बू की भी बनी हुई आती हैं। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बन नहीं रही होंगी, दिल्ली में कहीं छोटे एरिया में बन रही होंगी, तो उनके लिए ये दिल्ली का मार्केट अवेलेबल कराना, जैसे आप लोग खरीदते हो यूपीएससी एस्पिरेंट, तो ये बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली वो देखने में भी अच्छी लगती हैं एंड इको फ्रेंडली भी हैं। और फिर उन छोटे एरियाज में बैम्बू से उनको बिजनेस भी मिलता है, राइट। तो ये मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। और ये स्कीम कवर कर रही है 18 ट्रेड एंड क्राफ्ट्स को, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। नाउ बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी 5 to 7 days की, एडवांस ट्रेनिंग ऑफ 15 days एंड स्टिपेंड ऑफ 500 रुपीज पर डे। उसके साथ आपको मॉडर्न टूल्स अवेलेबल कराए जाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डिजाइन एलिमेंट्स, डिजिटल एंड फाइनेंशियल स्किल्स। और ये स्कीम वैलिड रहेगी 2023-24 से 27-28 तक। यहाँ पे सूडान, सूडान का ये कहना है, इनके यहाँ पे मिलिट्री coup हुआ था, राइट। पहले देख चुके हैं हम लोग। ये है इनके आर्मी चीफ अल बुरहान। तो इनको लग रहा था कि जो मेरे अपोजिशन फैक्शन वाले लड़ रहे हैं ना, उनको यूएई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इनके अपोजिशन फैक्शन वाले हैं पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, तो इनको यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो इस सूडान ने इन यूएई के जो डिप्लोमेट्स थे उनको कह दिया पर्सोना नॉन ग्रांटा। पर्सोना नॉन ग्रांटा का मतलब होता है कि आपकी जरूरत इस देश में नहीं है, निकल जाओ। Sudan Foreign Ministry declared 15 UAE diplomats persona non grata. Okay. Pro-army demonstrations and officials loyal to Army Chief Al Burhan have accused UAE of supporting paramilitary rapid support forces. Okay, सिर्फ वो वर्ड का मतलब जानना था आपको। यहाँ पे ना ये देख लो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको कहते हैं पिन्ना नोबिलिस सी शेल। ठीक है,
कहाँ पे मिलता है ये आपको? मेडिटेरेनियन रीजन में। इसके बारे में मैं प्रीलिम्स में आपको एक नोट जरूर दूंगा इस पे, इस तरह की चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स में जरूर पूछता है। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज अभी हम शुरू कर देंगे 1 जनवरी से। ठीक है, चलिए इंडियन एक्सप्रेस, ये काफी काम का है आज। ओके, सो लेक्चर देखिए थोड़ा लेंदी होता है, बाकी वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा देखना चाहते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, जिस तरह का पैटर्न आजकल चल रहा है पिछले 2-3 साल से, दोनों पेपर कर लो। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट होगा बस, बट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा देने होंगे आपको आफ्टर 28 दिसंबर ऑफ कोर्स, वो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से कर लेना। इसके अलावा 450 प्लस और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग अब हम वीडियो के फॉर्म में करेंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे करते थे। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन बहुत हॉलिस्टिक बना देगा, आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो। अब देखिए ये कतर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि ये जो इजराइल आज कर रहा है ना, कि चलिए अब आपने हमास को लगभग डिसमेंटल कर दिया, बट अब आप नॉर्थ, ये इस तरह का जो गाजा है, तो ये नॉर्थ वाला चल रही, ठीक है आपने पूरा ले लिया, अब साउथ में यहाँ की पॉपुलेशन चली गई थी बचने के लिए बम्बार्डमेंट से, आपने साउथ में भी इन्वेजन शुरू कर दिया। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी एक जो जनरेशन है पैलेस्टाइन की, उनको रेडिकलाइज कर देगा। ठीक है, ये घाव जाएंगे नहीं दिमाग से, पूरा रेडिकलाइज हो जाएगा, तो इस एरिया में पीस आएगा नहीं ऐसे तो कभी भी। राइट, बांग्लादेश, अब देखिए बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टी कह रही है हम बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन। अगर आपने बॉयकॉट कर दिया तो वो तो भी समझिए कि मिस शेख हसीना जो अभी हैं उनको आराम से अपना 4th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, नो सी बट इस अपोजिशन की एक डिमांड तो ठीक है, वैसे अपोजिशन बहुत रेडिकल है, लेड बाय आई थिंक खालिदा जिया, बहुत रेडिकल है और बहुत एंटी इंडिया है। बट इनकी एक बात ठीक है कि ये जो इलेक्शन होते हैं, नेशनल इलेक्शन, दे शुड बी कंडक्टेड अंडर एक सेपरेट केयर टेकर गवर्नमेंट। ये एक अलग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट आप भी साइड हो जाइए, ऑपोजिशन को साइड रहने दीजिए, एक बजे केयर टेकर काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाइए, चाहे वो अंडर आप प्रेसिडेंट बना लें या कोई दूसरी गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में भी यही होता है, एक टेम्पररी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसके सुपरविजन में इलेक्शंस होते हैं, ताकि जो रूलिंग पावर पार्टी ऑलरेडी है वो उसका मिसयूज ना कर सके। तो ये अच्छी चीज है, एक होनी चाहिए शायद हर देश में। यहाँ पे ये वाटर कैनन्स मारते रहते हैं एक दूसरे को, होली खेलते रहते हैं चाइना और फिलीपींस आपस में। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कम नहीं पड़ते हैं, फिलीपींस के पास तो यूएसए का अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है, तो वो भी नहीं डरता इससे। चलिए हम रिपीटेड न्यूज नहीं देखेंगे, जो द हिंदू में देख चुके हैं ऑलरेडी, हम सीधे आगे आएंगे। क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात है तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हम लोग उसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना 3 चीजें अच्छी निकल के आई हैं जो इसमें से, फर्स्ट, प्लेज बाय मोर देन 100 कंट्रीज टू ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थिंग, रिन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम्स करेंगे, ट्रिपल करेंगे, दिस इज वन थिंग। ओके, सेकंड, डबल करेंगे 2 टाइम्स एनर्जी एफिशिएंसी को। एंड थर्ड, थर्ड प्रॉमिस ये किया है कि कुछ प्राइवेट कंट्रीज ने, कंपनीज ने सॉरी, कि हम लोग मीथेन एमिशंस को एलिमिनेट करेंगे। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम्स करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करेंगे, और मीथेन एमिशंस जो होते हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज से, उसको एलिमिनेट करेंगे। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? ओके, तो ये 3 चीजें निकल के आई हैं अभी तक के समिट से। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, डबल द ग्रोथ इन एनर्जी एफिशिएंसी, एंड प्रॉमिस बाय अबाउट 50 ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशंस टू एलिमिनेट मीथेन एमिशंस फ्रॉम देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ओके, तो इस तरह से ट्रायंगल बना के 3 चीजें लिख लो, बाकी तो मैं कराऊंगा ही आपको डिटेल में भी। बट अगेन दीज 3 आर वॉलेंट्री प्लेज, और वो भी आउटसाइड द कॉप प्रोसेस। ठीक है, और इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर था कि जो नेगोशिएशन करने हैं यूएनएफसीसीसी के फ्रेमवर्क में कॉप 28 के अंडर में कीजिए। बट आपने ये जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपल करने का काम किया है, जो ये डबल करने के टारगेट रखे, मीथेन वाले करे, ये सब इस फ्रेमवर्क के बाहर जाके कुछ कंट्रीज ने किया है। ठीक है, और इसके अलावा एक न्यूक्लियर को लेकर भी किया है, 22 कंट्रीज हैं उसमें से। ठीक है, ये जो ट्रिपल रिन्यूएबल करेंगे इसमें अराउंड 138 है, बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स, वो बात की बात है, बट इंडिया ने स्टैंड क्लियर रखा है कि इसके अंडर में बात कर रहे हो तो करो, आउटसाइड इसके कुछ भी करना है तो आप करते रहो वॉलंटरी। ठीक है, तो दीज आर वॉलंटरी प्लेजेस, तो ऑब्वियसली बात है कोई सीरियस लेने वाला है नहीं उसको। फर्स्ट, और स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी कि आपने लॉस एंड डैमेज फंड जो पिछले कॉप में सेटअप हुआ था, कॉप 27 में सेटअप हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, बट उसमें पैसे नहीं डाले गए थे, तो इस बार उस फंड में कमिट किए कंट्रीज ने कि हम $700 मिलियन देंगे। बट ऑफ कोर्स ये $700 मिलियन बहुत कम है। द फुल डिलीवरी ऑन दीज प्लेज, दैट इज कवरिंग रिन्यूएबल्स ट्रिपल करना, एफिशिएंसी डबल करना, मीथेन एलिमिनेट करना, would result in global energy related greenhouse gas emissions in 2030 being around 4 billion tons of carbon dioxide equivalent. ओके, तो इतना करने के बाद भी 4 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप कर ही देंगे। ओके, दिस रिडक्शन
इज ओनली अराउंड 30% ऑफ द एमिशन गैप। जितना हमें रिड्यूस करने हैं ना उसका सिर्फ 30% ही रिड्यूस कर पाएंगे ये जो इनिशिएटिव्स लिए। बट अगेन दिस इज द लैंग्वेज यू शुड यूज। द प्लेज आर ओनली ए वे टू प्रोवाइड ग्रेटर मोमेंटम टू द क्लाइमेट एक्शन। सिर्फ ये एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल एनी क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑन देयर ओन। ओके, सो ये तीन चीज ऑब्वियसली दे मे बी ए पार्ट ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ COP28 डॉक्यूमेंट जो ट्यूसडे को रिलीज होगा, तब देखेंगे। अब देखिए एमपी में ना, एमपी में कुछ भी कहो लेकिन एग्रीकल्चर में तो हाँ, शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में तो काफी अच्छे चेंजेस दिखाए थे। अब हमें एमपी से मतलब नहीं है, बट वहां जो हुआ है यही अगर एग्रीकल्चर लेवल पे ऑल ओवर द कंट्री रेप्लिकेट किया जाए तो। अब देखिए, जब हमें पता है कि हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, हमारी 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, तो अगर इस सेक्टर में लोगों के हाथ में पैसे होंगे, अच्छी इनकम होगी, तो आप सोचिए मार्केट में डिमांड कितनी जनरेट होगी। ठीक है, और डिमांड जनरेट होगी तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, और फिर वो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू सॉल्व होगा कि हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना, और इनोवेशन की टेक्नोलॉजीज की, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अल्टीमेटली रूरल एरियाज में अगर डिमांड बढ़ती है ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। कोविड के टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसने सेव किया था इकोनॉमी को, वरना और बुरे हाल होते। ये तो अब एमपी में देखिए शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में तीन बहुत अच्छी चीजें की। फर्स्ट, एंश्योर किया कि इरिगेशन पहुंचाया जाए सब जगह तक। ठीक है, चाहे वो कैनाल्स के थ्रू हो, डैम्स के थ्रू हो, या फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू। अब ग्राउंड वाटर सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन जरूरी है कि एंश्योर करें आप इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अच्छे वोल्टेज के साथ 24/7। ठीक है, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने एंश्योर किया, और इरिगेशन जो था वो ऑलमोस्ट डबल हुआ एमपी में। ओके, दिस डबलिंग ऑफ इरिगेशन विच हेल्प रेज क्रॉप इंटेंसिटी, यानी कि कितने फसल निकाल सकते हो आप एक साल में, 3-4, एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि 1 एकड़ से कितनी फसल निकल रही है। क्लियर। अब आपने इरिगेशन दे दिया तो प्रोडक्शन अच्छा हो गया, बट अब सेकंड स्टेप आती है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी मंडी वगैरह। अब एमपी वो स्टेट है जहां पर मंडी में जो फीस लगती है वो सबसे कम है, सबसे लोएस्ट। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया मंडीज में, और इसके अलावा इन्होंने फार्मर्स को बोनस भी दिया। ठीक है, ओवर एंड अबव दी एमएसपी। वेल ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफ व्हीट एंड बोनस ऑन टॉप ऑफ एमएसपी। एंड थर्ड फिर हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह। अब ऑर्गेनिक सोयाबीन अगर आप लेने जाओगे ना, बहुत महंगा मिलता है। ओके, तो कुछ लोगों को एनकरेज किया गया इसकी तरफ, लोगों को डेयरी सेक्टर की तरफ काफी लाया गया। सबसे बड़ी सांची की दूध की डेयरी, ओके, ये शायद इंदौर में खुल रही है। राइट, इस तरह की चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो आपको पता होगा एक बायो सीएनजी का सबसे बड़ा प्लांट भी इंदौर में लगा है। राइट, क्रॉप रेसिड्यूज से वो भी बना रहे हैं बायो सीएनजी। तो ये तीन स्टेप्स ऐसे हैं जो इंडिया लेवल पर रेप्लिकेट करना हमें बहुत जरूरी है। पहला, अश्योर्ड इरिगेशन पहुंचाना जरूरी है। आप किसानों को कितना भी पैसा दे दो, अगर अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है तो उसकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो पाएगी। दूसरा, इरिगेशन हो भी गया तो प्रोक्योरमेंट अच्छी होना जरूरी है। ओके, एंड थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है एग्रीकल्चर में। पंजाब की तरह सिर्फ व्हीट राइस पर डिपेंड नहीं रह सकते आप। कि तो ये तीन स्टेप इंडिया लेवल पर जब क्वेश्चन करो ना एग्रीकल्चर में, तो ये तीन स्टेप पे जरूर ध्यान देना। क्लियर। सो एमपी ने काफी इंप्रूव की अपने फार्मर्स की कंडीशन। नाउ इट फोकस ऑन कंप्लीटिंग डैम्स एंड कैनाल नेटवर्क। रियल मैजिक लाइज इन ग्राउंड वाटर irrigation. MP government supplied ample power to the agriculture. The share of agriculture in overall power consumption in the state went up from 27 to 40%. Next is groundwater irrigation spread from 3.7 million hectare to 8.3 million hectare, क्योंकि power supply electricity अच्छा किया गया। MP is only next to Punjab in procurement of wheat. It attracts several large private sector players to buy the best wheat, that is Sharbati, from the state, as it has kept commissions and mandi charges lowest and encourage even direct buying from farmers. Okay, so obviously, लेकिन अब जैसा कि अभी की न्यूज जो आ रही है, कोई मोहन यादव हैं, शिक्षा मंत्री रहे पहले, उनको बना दिया गया सीएम, तो ऑब्वियसली बात है ये एमपी के लोगों के लिए थोड़ा सही नहीं है शायद। ओके, ही वाज नाइस सीएम। गलत कमियां तो खैर सभी में होती हैं, उनके टाइम पर भी स्टूडेंट्स को काफी परेशानियां हुई हैं, काफी करप्शन हुए हैं, सीटें बेची गई, बट एनीवे फार्मिंग सेक्टर से देखें, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट वाज गुड। नाउ सबसे ज्यादा अगर इंडिया में सब्सिडी दी जाती है तो वो दी जाती है फूड सेक्टर, देन फर्टिलाइजर एंड देन फ्यूल सेक्टर। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रैंक याद रखिएगा पहले तो। ओके, और ये सब्सिडी पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ तक।
क्यों? फूड पे। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लेके आए, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014 में इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जो 1, 2, 3 रुपए में दिया जाता था उसको टोटली फ्री कर दिया। 1, 2, 3 रुपए देने की भी जरूरत नहीं। सेकंड क्या किया, 5 kg पर पर्सन दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट लेके आई गरीब कल्याण योजना, तो उन्होंने एडिशनली प्लस 5 kg और दे दिया, ठीक है, तो सब्सिडी बर्डन और ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देनी पड़ती है, वो उसमें कुछ नहीं हो सकता। फ्यूल में पेट्रोल डीजल कैरोसिन एलिमिनेट कर दी, कोई सब्सिडी नहीं है उस पर, ओके, तो वो थर्ड रैंक पे चला गया। नाउ अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो पैसा आपको कैपिटल में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, रोडवेज बनाने में, ओके, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कीजिए, अपना प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंप्रूव कीजिए, मंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाइए, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज बनाइए, बट आप क्या कर रहे हो, आपने लाडली बहना स्कीम लेके आए 1000 रुपीज पर मंथ, इसको बढ़ा के अब 3000 कर दिया इलेक्शन कंप्लीट होते होते, ठीक है। आप किसान कल्याण योजना लेकर आए, 6000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी अंडर किसान मानधन योजना, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने भी 6000 एक्स्ट्रा अनाउंस कर दिए, राइट। इस तरह की चीजें हो रही हैं। 3000 लाडली बहनाओं को, करोड़ ऑफ विमेन को दिए जा रहे हैं हर मंथ, ठीक है। 6000 ओवर एंड अबव ऑफ पीएम किसान, ये भी दिए जा रहे हैं। कर्नाटका में भी इसी तरह की गारंटीज दी गई हैं, तेलंगाना में भी इसी तरह की चीजें दी गई हैं, ओके। तो ऑब्वियसली ये पुअर और वल्नरेबल को तो हाउस होल्ड को हेल्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ लॉट ऑफ फिजिकल कॉस्ट, इसको ध्यान देना जरूरी है, ओके। क्योंकि अगर आप इधर पैसा डाइवर्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एक्सटेंशन पे पैसा खर्च करने के लिए आपके पास नहीं बचेगा। ये तो ये जो फ्रीबीज टाइप का कल्चर चल रहा है वोट के लिए, वो उतना सस्टेनेबल नहीं है। COP28 देख लिया ना, 700 मिलियन उसमें डाले गए हैं, LND में, लॉस एंड डैमेजमेंट में, ओके। नमो ड्रोन दीदी, इसी की बात कर रहा था मैं आपसे। अब ये लिखा है मनसुख मांडविया ने, एंड ही इज राइटर, इज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब ये तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे से आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखने को मिलेंगे स्कीम के, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें, बट फिर भी जान लो थोड़ी सी। फर्स्ट थिंग इज, अच्छा पहले तो BR अम्बेडकर का वो कोट तो आपको याद हो गई कि अगर मुझे किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस चेक करनी है तो वो मैं मेजर करूंगा विमेन की प्रोग्रेस से, राइट। वो आप बिल्कुल अपने कंक्लूजन में जरूर कोट कीजिएगा जब भी मौका मिले। विमेन एम्पावरमेंट इज द की टू बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड नेशन। तो इसी में एक स्कीम लेकर आए, नमो ड्रोन दीदी। इट एम्स टू सप्लाई ड्रोन्स टू 15,000 women self-help group to rent to farmers for agriculture purposes. This is like harnessing technological innovation to empower rural women, and it address the need to modernize our agricultural practices and increase agriculture productivity. Okay, productivity by placing cutting edge technology in the hands of rural women. और टेक्नोलॉजी आप जहां एग्रीकल्चर में यूज करने लगोगे वहां आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। स्पीयर हेडिंग द न्यू एग्रीकल्चर रेवल्यूशन। देखिए, जब हम ग्रीन रेवल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा गोल क्या था कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है, और ये क्वांटिटी हमने कैसे बढ़ाई, एरिया बढ़ाकर। बट अब एरिया बढ़ाने का स्कोप नहीं बचा, ठीक है, जितना एग्रीकल्चर में ला सकते थे ले आए, ठीक है। तो अब एरिया तो बढ़ा नहीं सकते, अब क्या बढ़ा सकते हैं हम, सिर्फ प्रोडक्टिविटी, ईल्ड, यानी कि जितना एरिया है उसी में से पर हेक्टेयर ईल्ड बढ़ानी होगी हमें, और हमारी यील्ड बहुत कम है चाइना और यूएस के कंपैरिजन में, राइट। नाउ द स्कीम ओपन अप द अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज यंग एंड डायनेमिक स्टार्टअप्स टू एंटर द इमर्जिंग फील्ड ऑफ ड्रोन एरोनॉटिक्स विच हैव ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल। इसके अलावा ड्रोन एक चीज हो गई, इसके अलावा हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छी की और दो बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। फर्स्ट इज नैनो यूरिया एंड नैनो टैप। क्योंकि यूरिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जितना छिड़कते हो ना खेत में, उसका 60% वॉश अवे हो जाता है, कुछ हवा में ही चला जाता है, कुछ पानी में बह जाता है, और फिर वो नदियों में जाएगा, वहां पर यूट्रोफिकेशन की इश्यूज बनाएगा, पूरी मराइन लाइफ को डैमेज करेगा, वो अलग चीज है, ठीक है। ओवर केमिकल डालने से आजकल वो लोगों को भी कैंसर हो रहा है जो कि एग्जैक्टली ना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, ना टोबैको खाते हैं, फिर भी कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप हद से ज्यादा केमिकल्स अपने क्रॉप में यूज कर रहे हो, सोयाबीन स्पेशली। तो हम लेकर आए नैनो यूरिया, जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और इसकी एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी जो है वो बहुत बेटर है, ओके। विद फोलियर एप्लीकेशन हैज जनरेटेड द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट फर्टिगेशन सिस्टम। फर्टिगेशन क्या होता है, केमिकल जो हम डाल रहे हैं यूरिया, उसको पानी में मिक्स करो, उसके बाद स्प्रे करो, ओके। नाउ इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर। ये पहली बात याद रखिए, प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। ये राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके। ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर,
ओके। और इतना प्रोड्यूस भी कर रहे हैं फिर भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स नहीं है गैस, फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक मटेरियल्स के। Government has facilitated revival of several closed down fertilizer units and encouraged setting up of new units ताकि हम इंपोर्ट कम कर सकें। कोविड पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, इजराइल हमास वॉर एंड रशिया यूक्रेन, इससे फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ गए थे, तो हमने इंडिजिनस रिसर्च को और ज्यादा प्रमोट किया और हम लेकर आए लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर। ओके, डेवलप एन एफिशिएंट फर्टिगेशन सिस्टम। फर्टिगेशन वही पानी और यूरिया को मिलाइए, उसके बाद स्प्रे कीजिए। कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्या होती थी पेस्टिसाइड स्प्रे करने की, कि आप वो पीठ पर एक ब्लू कलर की बहुत बड़ी कुप्पी टांग लेते थे और स्प्रे करते रहते थे, ठीक है? तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और कम्बरसम भी होता था। बट नाउ दिस ऑटोमेशन वाया ड्रोन ऑफ स्प्रेइंग सिस्टम मीन्स ऑफ एग्री ड्रोइंग प्रोवाइड्स टाइम सेविंग एज वेल एज एफिशिएंट एप्लीकेशन सिस्टम। इसके अलावा इससे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा, राइट? उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें हम लोग ड्रोन अच्छे अच्छे बनाएंगे। क्रिएटेड ट्रिमेंडस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। It creates opportunities for rural women pilots, mechanics, and spare part dealers. Now, women's empowerment is prerequisite for achieving Viksit Bharat or Developed India by 2047. Okay, it makes the women backbone of rural economy. इसके अलावा न्यूली क्रिएटेड नेटवर्क ऑफ प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र विच प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज अंडर वन रूफ will prove to be harbinger of modern day agriculture revolution and prosperity in largely agrarian country like ours. Now this is wonderful article, wonderful article. Okay, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, जरूरत पड़े तो 2-3 बार पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, कि देखिए कैसे ये जीन और सेल थेरेपी एक रेवोल्यूशन लेकर आ रही है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। अब देखिए मैंने आपको पहले भी प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं इसके टेलीग्राम में। ओके, मैंने आपसे थैलेसीमिया के बारे में डिटेल में बात की थी, सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में बात की थी, और प्रीलिम्स के कोर्स में दोबारा भी बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम वो सब जानेंगे, सारे सेल्स वगैरह। बट अभी हमारा गोल उन टेक्नोलॉजीज पे नहीं है, हमारा है कि कैसे ये जो है जीन थेरेपी एंड सेल थेरेपी, ये उन बीमारियों के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है जिससे इंडिया बड़ा परेशान, इंडिया क्या वर्ल्ड ही परेशान है पूरा। See, the role of gene and cell therapy, cutting-edge medical advancements poised to revolutionize our approach and treatment of various health condition. See, I am sorry अगर थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट अगर मैं ज़्यादा स्लो जाऊंगा ना तो 2 न्यूज़पेपर कराने में वो 1.5 घंटे से ऊपर चला जाएगा, फिर उतना लंबा वीडियो ना आप देख पाओगे और ना मैं बना पाऊंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग बिट फास्टर। आप चाहो तो बाद में बता देना, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर स्लो कर सकते हैं थोड़ा तो। ठीक, कैसगेवी, 2 दिन से एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड को, याद रखिए। इट इज ए CRISPR-9 जीन एडिटिंग थेरेपी डिजाइन फॉर सिकल सेल डिजीज एंड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बी थैलेसीमिया। ओके, और ये दोनों मैं आपके साथ पुराने डिस्कशन में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, प्रीलिम्स के टाइम दोबारा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कार्टी सेल, अभी कार्टी सेल थेरेपी कैसे काम करती है वो अलग डिस्कशन है, अभी उस पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया कार्टी सेल थेरेपी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अब इस थेरेपी को हम लोग ल्यूकीमिया में ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये करता है क्या, ये CD9 सेल को टारगेट करता है। ठीक है, इट इज ए क्रूशियल बायोमार्कर फॉर बी लिम्फोसाइट एंड कैन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। इस CD19 एंड ऑल दिस, ये मैं आपको अलग से बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी पहले इस आर्टिकल पे फोकस कीजिए। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन and cell therapy into mainstream healthcare is no longer a distant dream but an imminent imperative. अभी तक लगता था ये चीजें आ भी जाएंगी तो ये बहुत कॉस्टली रहेंगी, ठीक है, ये अफोर्डेबल नहीं होंगी, बट वही तो करना है। अब आ तो गई हैं, बहुत अच्छे से टेस्टिंग भी चल रही है, सक्सेसफुल भी है, बस अब उसको अफोर्डेबल बनाना है लोगों के लिए। इंडिया विद इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन हैज लॉन्ग ग्रैपल्ड विद बर्डन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ, स्पेशली थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होता है। नाउ Over 40 million, that is 4 crore individuals in India are estimated to be affected by disease, together called as hemoglobinopathies. ठीक है, 4 करोड़ लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है, अब आप देखिए कि इस टेक्नोलॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में खासकर। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जैसे रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहिए, ब्लड चढ़वाते रहिए बार बार, बट कब तक कराओगे? ठीक है, जीन थेरेपी ऑफर्स ए बेकन ऑफ होप बाय एड्रेसिंग द रूट कॉज दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। उस रूट कॉज को एड्रेस कर लेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी बार बार ये करने की। नाउ बाय इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल जीन्स एंड रिपेयरिंग द फॉल्टी वंस, जीन थेरेपी ऑफर्स नॉट जस्ट ट्रीटमेंट बट पोटेंशियल फॉर क्योर। The imperative therefore lies in investing in research and infrastructure to make these transformative therapies accessible. बस ये इंश्योर करना है,
थेरेपीज हैं, इलाज है, सब कुछ है, सिर्फ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना है। और वो होगा जब हम बेटर से बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। 1.16 मिलियन न्यू कैंसर केसेस रिपोर्टेड एनुअली, बहुत ज्यादा होते हैं, हर साल आते हैं ये इतने, 1 करोड़ से भी ज्यादा। इट इज imperative for gene and cell therapy becomes glaringly apparent. CAR-T therapy by modifying patient's own immune cell to recognize and target cancer cell। ठीक है, इंसान का खुद का इम्यून सेल ही इस तरीके से मॉडिफाई कर दो कि उसके बाद वो बेटर तरीके से कैंसर से फाइट कर सके। राइट नाउ इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू कैंसर ट्रीटमेंट। हियर लाइज दी जीन एंड सेल थेरेपी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे लोगों की, अगर आप पढ़ने जाओगे तो हम इंडियंस कोई एक ही उससे नहीं बने। ठीक है, अलग अलग आए, ओके, अलग अलग जेनेटिक्स इवॉल्व होते चले गए और इस तरीके से इंडिया की इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन बनी। जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट, सॉरी, it can be it can be customized to individuals unique genetic profile, potentially making treatments more effective and reducing the side effects associated with conventional approaches। अब देखिए, अगर आप कस्टमाइज ट्रीटमेंट डेवलप कर सकें हर एक बॉडी के लिए या हर एक बॉडी ग्रुप के लिए, जेनेटिक ग्रुप के लिए, तो ये बीमारियां का जो रूट कॉज है उसी को एड्रेस किया जा सकता है। पूरी लाइफ उनको वो ट्रीटमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। सब ट्रॉपिकल इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रोन टू इन्फेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम वायरल पैथोजेंस लाइक डेंगू टू ट्यूबरक्लोसिस। अब ये देखिए, कंडीशन लाइक दिस सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसको हम लोग कहते हैं बबल बॉय डिजीज। ठीक है, ये याद रखिएगा, बबल बॉय डिजीज नहीं सुनने को मिलता जनरली। इट कैन पोटेंशियली बी ट्रीटेड विद जीन थेरेपी टू करेक्ट जेनेटिक म्यूटेशंस एंड रीस्टोर नॉर्मल इम्यून फंक्शन एंड ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस। CAR-T cell therapy it has potential for treatment for many viral diseases like dengue, HIV/AIDS, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus. Genetic medicine becomes a potent weapon in fight against infectious disease। तो ये पोटेंशियल दिखा रहा है जेनेटिक्स और सेल डिजीज का। ठीक है, इस पर हम मेंस 450 प्लस में जरूर एक लेक्चर करेंगे, बिकॉज ये बहुत पोटेंशियल है इसका कि ये पूछा जा सकता है आपको मेंस में। Okay. Now, these therapies anticipate and prepare for a future where precise and personalized treatments become the norm. Gene therapy holds the potential to alleviate economic burdens associated with chronic genetic disease, क्योंकि यार पूरी लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना आसान नहीं होता है फाइनेंशियली। Long term healthcare costs can be reduced and more sustainable and inclusive healthcare model. But again, there are set of challenges as well. First is infrastructure limitations to ethical consideration। ठीक है, कुछ लोग एथिक्स की बात करते हैं कि जीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है अभी हमारे पास। These challenges also present an opportunity for collaborative effort between scientific community, industries, policymakers, and healthcare providers, investing in research and development, creating regulatory frameworks that balance innovation with ethical consideration, and fostering supportive ecosystem for biotechnology. Additionally, enhancing awareness and health among healthcare professionals and public is essential for successful integration into broader healthcare landscape. The promise of cures for genetic disorder, precision cancer treatment, and innovative solutions for infectious disease beckons us new towards a health revolution. Again, so India could be at the forefront in setting up the stage for healthier and more resilient nation. नाउ यहाँ पर है कि हाउस पैनल, जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह होती हैं, उन्होंने रेकमेंड किया है कि यार एएसआई के अंडर में ना काफी सारी बॉडी वो आती हैं मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब इनमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। लिविंग उसको कहते हैं कि एएसआई ने जब इस मॉन्यूमेंट को, ठीक है, अपनी कस्टडी में लिया होगा, अगर वहां पे किसी भी तरह के रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है, या पूजा की जाती थी या नमाज पढ़ी जाती थी, ठीक है, तो उसको लिविंग मानेंगे। और वहां पर वो पूजा करना, नमाज पढ़ना, जैसे ताजमहल वो एसआई के अंडर में आता है, बट आज भी वहां पर नमाज पढ़ना अलाउ है। नॉन लिविंग वो जिनमें कई सालों से कोई भी पूजा ना की जाती हो, फॉर एग्जाम्पल दिस मार्तंड सन टेम्पल, जम्मू एंड कश्मीर, अनंतनाग। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कभी से कोई पूजा नहीं की जा रही थी, डिस्ट्रॉय कर दिया था एक मुस्लिम इन्वेडर ने। ओके, बट पिछले साल कुछ लोगों ने जाकर यहाँ पे पूजा कर दी, जो कि वायलेशन है एसआई के रूल का। वो कहता है कि अगर लिविंग है तो पूजा कर लो, नॉन लिविंग है तो मत करो। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि नो should explore the possibility of permitting puja and worship at monuments protected by ASI that have religious significance, but it will open a Pandora box
including dilapidated temples, dargah, churches. ASI only permits, now see carefully, ASI only permits worship and rituals at monuments wherein such traditions were on at the time ऑफ मॉन्यूमेंट कमिंग दी एजेंसी कस्टडी। जब एजेंसी ने उस मॉन्यूमेंट को अपनी कस्टडी में लिया होगा, अगर उस टाइम पर कोई पूजा होती होगी, वहां पर कोई नमाज पढ़ी जाती होगी, ठीक है, कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाता होगा, तो वो अलाउ है। बट अगर उस टाइम नहीं किया जाता था तो अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, ये रूल है एएसआई का। बट अगर अलाउ किया जाए तो इट होल्ड्स इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस, but at the same time it will also open the Pandora box. Now it recommended that ASI may explore the possibility of permitting puja, worship or certain religious activities at centrally protected monuments of religious significance. It would not have any detrimental effect on state of conservation and preservation of the monument subject to the condition, ठीक है, कि अलाउ तो कर दीजिए लेकिन वहां के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए इन पूजा और रिचुअल्स का। In its response, Ministry of Culture said that उन्होंने नोट कर लिया रिकमेंडेशन एंड इट विल एक्सप्लोर इट्स फिजिबिलिटी कि किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इन लास्ट ईयर इन मे आफ्टर प्रेयर्स वर हेल्ड एट द ruins of 8th century मार्तंड सन टेम्पल इन जम्मू कश्मीर अनंतनाग, ASI expressed its concern that this is violation of its rule. Now there are more than 3,500 centrally protected monuments and archaeological sites. ASI a little less than fourth, that is just 820, ठीक है, 1/4 have are the places of worship while rest are considered as non-living, ठीक है। मार्तन सन टेम्पल किसने बनाया था? तो कारकोटा डायनेस्टी के किंग ललितादित्य ने इन 725 to 753 इन 8th century. It was destroyed by Sikandar Shah Miri in 14th century. Now लिविंग मॉन्यूमेंट के एग्जाम्पल देखें तो ताजमहल जहां पर नमाज होती है हर फ्राइडे को, और इसके अलावा 3 मॉस्क और हैं कन्नौज में, रोमन कैथोलिक चर्च इन मेरठ, नीला मॉस्क इन दिल्ली जहां पर ये सब होती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख, ठीक है। दिस आर एग्जांपल ऑफ लिविंग। बट एट द सेम टाइम कुछ अनऑथराइज्ड वर्शिप भी होती है, जैसे लाल गुम्बद पे, सुल्तान घरी टॉम पे, फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, क्योंकि जब इनको एसआई ने अपनी कस्टडी में लिया था इन 3 को, तब वहां पर नहीं होता था तो उसको नॉन लिविंग कंसिडर किया गया, बट उसके बाद भी यहाँ पर अनऑथराइज्ड वर्शिप चल रही है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स फॉर सोलर पीवी। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एग्जाम्पशन देने की बात की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिकार्बोनाइज करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो इसने प्रपोज किया है कि देयर शुड बी एक्सेम्पशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपर्स फ्रॉम एडहरिंग टू इट्स लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर्स टू इनेबल देम टू इंपोर्ट पीवी सेल्स मॉड्यूल विंड टर्बाइन मॉडल्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पशन देना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है चाइना से आज भी जो आते हैं मॉडल्स सोलर सेल्स वगैरह, ये बहुत चीप होते हैं एज कम्पेयर टू जो इंडिया में बनते हैं। Now this exemption on duties and taxes till 2035 on equipment imports for setting up export oriented green hydrogen project. अब देखिए मैं आपको पहले ही बताया है कि इंडिया चाहे फार्मेसी हो, ये सब हो, ग्रीन हाइड्रोजन या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आप चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इन चीजों में लगने वाला इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल वो चाइना से आता है, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रीज को ज्यादा नुकसान होगा अगर ये बॉयकॉट चाइना जैसी बातों से। ओके चलिए, बाकी ये सब पॉइंट्स तो आपके काम के नहीं है। हाँ ये है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आए हम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रीन हाइड्रोजन पे आपको प्रॉपर 450 प्लस में एक लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं ये इस H2O को ब्रेक करने में यूज किए जाते हैं, राइट। उसी पे बेस हमने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन ये सब देखा था, राइट। और एक स्कीम चलती है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन साइट, okay, and this supply of made in China electrolyzers could be key to green hydrogen ambition, इसलिए एग्जेम्पशन देने की बात की जा रही है। अक्टूबर 25 से इंश्योर किया जाएगा कि जो भी नए ट्रक बन रहे हैं दे मस्ट बी इक्विप्ड विद AC केबिन्स। ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि अभी जजमेंट आ चुका है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आर्टिकल 370 वाज टेम्पररी एंड इट इज नाउ गॉन, ओके, नो मोर डिस्कशन ऑन दैट, तो हमें भी नहीं करना है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ये कब हुआ था? December 10 को, 75 years ago in Paris. It set a common standard for achievement of all people and all nation. Article 1 क्या कहता है? All human beings are born free and equal in dignity and right. अब ये पता है ये सब अगर आप कोट करते हो ना अपने कंक्लूजन में ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाते हैं। Article 1, all humans are born free and equal. Article 2, everyone is entitled to all the rights and freedoms and declaration sets out right to life, liberty, security. नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। अब वो हमने शुरू में देखा बच्ची 13 साल की, ठीक है, पढ़े लिखे लोग ही टॉर्चर करते हैं। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, टू क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट।
राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम ऑफ प्रोटेक्शन, ये बहुत जरूरी है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर आपको अपने देश में किसी तरह से थ्रेट है तो आप असाइलम सीक कर सकते हो दूसरी कंट्री में। तो रोहिंग्या जब आए इंडिया में तो वो इंडिया अब ऐसा नहीं है कि उनको रोक सकता था या मार सकता था, ऐसा अलाउ नहीं है यार, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि नहीं, अगर उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है किसी कंट्री में तो उनको यहाँ आना अलाउ होना चाहिए। ठीक है, इट एंशाइन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओपिनियन एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली एंड ऑल्सो एजुकेशन, ये भी याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन भी आता है इसमें। चलिए, ईयू ने तो कर दी है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपने रेगुलेशंस, ठीक है, जान लेते हैं। बस एक ट्वीट किया उन्होंने, डील, EU became the very first continent to set out clear rules for use of AI. It is first set of comprehensive laws to regulate the use of artificial intelligence. Okay. अब इस पे यूरोपियन पार्लियामेंट वोट करेगा एंड इट विल कम इनटू फोर्स बाय 25। ठीक है, यूएस, यूके, चाइना, अब यूके का नाम यहाँ क्यों है, क्योंकि वो ईयू से बाहर जा चुका है, अब वो अपने लॉ खुद बनाएगा। यूएस, यूके, चाइना, ये सब भी कोशिश कर रहे थे कि हम लीड लें टू सेट ए टेम्पलेट फॉर एआई रेगुलेशन एंड पब्लिश देयर ओन सेट ऑफ गाइडलाइंस, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है। ईयू फ्रेमवर्क, इसने काफी सारे सेफगार्ड्स लगाए। फर्स्ट, एडॉप्शन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर्स हैव, देखिए लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये है कि फेशियल रिकग्निशन जो टेक्निक होती है, ठीक है, कि आप कहीं पब्लिक में भी घूम रहे हो तो आपके फेशियल फीचर्स, आपकी बोन वगैरह कैसी बनी है, उससे चेक किया जा सकता है कि ये वही आदमी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फेशियल रिकग्निशन टेक्निक, FRT। ठीक है, तो इसका यूज सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को किया जाएगा, बट नॉट फॉर द मास सर्विलेंस, बट जब कोई ऐसा इनपुट हो कि हमें इस आदमी को कैच करना है। ओके, एंड कंप्लेन यूजर्स को, कंज्यूमर्स को भी अलाउ किया जाएगा कि आप कंप्लेन कर सकते हो अगेंस्ट द वायलेशन। There is strong restriction on facial recognition technology and on using AI to manipulate human behavior। क्योंकि कई बार क्या है कि हम लोग इंटरेक्शन जब करते हैं इन चीज़ों से सोशल मीडिया वगैरह में, तो कई चीज़ आर्टिफिशियली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ये डील जा रही है, ठीक है, टाइमर लगा होता है, जल्दी लीजिए वरना ये खत्म हो जाएगा ऑफर एंड सो ऑन, तो आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है वहाँ। टफ पेनल्टीज, गवर्नमेंट कैन यूज रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस इन पब्लिक एरियाज ओनली व्हेन देयर आर सीरियस थ्रेट इन्वॉल्व सच एज टेररिस्ट अटैक। ठीक है, नॉर्मल टाइम पर आप सर्विलेंस यूज नहीं कर सकते। एआई एक्ट वुड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डज नॉट थ्रेटन पीपल सेफ्टी एंड राइट्स। 4 क्लास में इन्होंने रिस्क को क्लासिफाई किया है। पहला, बैन कर दी जाएंगी ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे फेशियल रिकग्निशन ऑन मास स्केल, ठीक है, आउटराइटली बैन, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी हार्म करेगी। बट सम एक्सेप्शन दिए जाएंगे, एग्जेम्पशन दिए जाएंगे सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। नेक्स्ट इज बिहेवियर कंट्रोल जो करने की कोशिश करती हैं ये कंपनीज, उसको बैन किया जाएगा। हाई रिस्क एप्लीकेशन लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल बी अलाउड subject to certification and an explicit provision for back end techniques to be made open to public scrutiny। अब ये जो 4 रिस्क कैटेगरी हम लोग क्यों देख रहे हैं डिटेल में, हमें ईयू में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट इसलिए है कि कल को क्वेश्चन आए कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट करने की जरूरत है, तो हमें उसके लिए क्या करने चाहिए, तो उसमें यही आपको लिखना है कि हमें भी इस तरह से रिस्क को क्लासिफाई करना चाहिए। जो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी उनको बिल्कुल बैन करो, ठीक है, जो लोगों की प्राइवेसी को हॉन्ट कर सकती हैं जैसे FRT मास स्केल पर, ठीक है, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलाउ कीजिए, वो भी तब करो जब कोई टेररिस्ट अटैक जैसी चीज हो। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है उनको टोटली बैन कर दो। सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी चीजों को अलाउ करो बट सर्टिफिकेशन के साथ। ठीक है, और बैक एंड टेक्निक्स जो आप यूज हो रही हैं उस कार में, उनको पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि ये पूरी तरह सेफ है और आपने लॉन्च कर दी, प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करवाइए पहले। इसके अलावा मीडियम रिस्क कैटेगरीज, दे कैन बी डिप्लॉयड विदाउट रेस्ट्रिक्शन सच एज जनरेटिव AI, चैटबॉट एटसेट्रा। ओके, बट यूजर्स हैव टू बी एक्सप्लिसिटली मेड अवेयर दैट डीलिंग विद AI एंड नॉट इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन। ठीक है, अब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं चैट GPT का यूज कर रहा हूँ कि सब अपने आप रीड किया जा रहा है, बोले जा रहा है, समझाया जा रहा है। ओके, यू शुड क्लियरली नो कि हाँ, ए ह्यूमन इज गिविंग यू दिस लेक्चर, नॉट ए रोबो। और तो ये आपको क्लियरली लोगों को पहले बताना होगा कि आप अगर अपनी कोई क्वेश्चन पे रेज कर रहे हैं, क्वेरी, तो वहां से जो रिप्लाई दे रहा है वो इंसान कर रहा है, ना कि कोई चैट GPT। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन दिस। नेक्स्ट, यूरोप हैज टेकन द डिसिसिव लीड ओवर US ऑन टेक रेगुलेशन। ओके, व्हाइट हाउस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे प्रेसिडेंट बाइडेन ने, टू सेट ए टेम्पलेट फॉर एवरी अदर कंट्री लुकिंग टू रेगुलेट AI। बट US कांग्रेस ने उसको पास होने नहीं दिया। ऑब्वियसली बात है कि वहां पे जो टेक कंपनीज है उनका इतना ज्यादा होता है डोमिनेंस वहां की पॉलिटिक्स पे कि वो पास होने नहीं देती इस तरह के लॉस। तो US कांग्रेस हैज नॉट मैनेज टू पास एनी मेजर रेगुलेशन टू रिन बिग टेक कंपनीज और सेफगार्ड इंटरनेट कंज्यूमर्स। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, एक चाइल्ड प्राइवेसी से लेकर जो उन्होंने पास किया था, और दूसरा ब्लॉक ट्रैफिकिंग कंटेंट। EU हैज एनफोर्स GDPR। बस इतना सा क्वेश्चन आया था आपको प्रीलिम्स में, 2 मार्क देकर गया था, GDPR क्यों न्यूज में था।
तो ये यूरोपियन यूनियन के डेटा प्राइवेसी लॉ था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अपने एग्जाम में। EU has enforced GDPR since May 2018 that is clearly focused on privacy and requires individuals to give explicit consent before their data can be processed. Okay. इसके दो सब लेजिस्लेशन भी है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। कंसर्न्स क्या है मोस्टली, इसमें तीन कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। अब एक तो लोगों की प्राइवेसी, दूसरा सिस्टम का बायस एंड थर्ड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इस तरह ट्रायंगल बनाना, तीनों कंसर्न लिख लेना, क्योंकि ये तीन कंसर्न इंडिया के लिए भी इक्वली वैलिड है। प्राइवेसी को खतरा है, सिस्टम बायस होने का रिस्क है, एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, आपने कुछ बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, ठीक है, उसको कॉपीराइट भी ले लिया, उसके बाद भी चैट जीपीटी ने वो वायलेट कर दिया। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि यार ये तो किसी इंसान ने तो किया नहीं है, तो ऑटोमेटिक हुआ। डीपीआई हमारा जो इंडिया स्टैक कहते हैं जिसको हम, ठीक है, ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफर्ड टू प्राइवेट एंटिटीज टू डेवलप वेरियस यूज केसेस, फॉर एग्जांपल यूपीआई। ठीक है, इंडिया वांट टू टेक सेम डीपीआई अप्रोच विद एआई, तो इंडिया भी एआई रेगुलेशन के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, रेस्ट इज स्पोर्ट्स। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट दोनों न्यूज़पेपर फॉलो करना ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर एज much as possible. Okay, so that's it for this session. Thank you, take care and keep learning.